अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है, और साथ ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इसकी तारीफ़ हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ़ को दोबारा से याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ कब हुआ और इसके ज़रिए क्या कुछ मुमकिन हो चुका है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद भी पढ़ेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इसकी पहले हम तारीफ़ लिख लेते हैं। इससे मुराद विरासती मादा विरासती मादा ऐसा मादा होता है जो कि विरासत का ज़िम्मेदार है, ख़ुसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करने का ज़िम्मेदार है, और इस ख़ुसूसियात का वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होना ये विरासत कहलाता है, और जो मादा ये विरासत करवाता है उसे विरासती मादा कहते हैं। इससे मुराद विरासती मादा यानी डीएनए, विरासती मादा की मसनूई तैयारी तब्दीली सेल से निकालना, सेल में डालना और मुरम्मत है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? जो विरासती मादा है उसको मसनूई तरीके से तैयार करना, उसको तब्दील करना, सेल से निकालना या सेल में डालना, और अगर ख़राब हो जाए तो उसकी मुरम्मत करना। ये तमाम अमल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ 1970 की दहाई के वस्त में हुआ, जब साइंसदान इस काबिल हो गए कि वो डीएनए को काट सके और एक किस्म के जानदार के डीएनए के टुकड़ों को दूसरी किस्म के जानदार में दाखिल कर सके, तब जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ कब हुआ ये हम लिख लेते हैं। इसका आगाज़ 1970 के अशरा अशरा कहते हैं 10 साल को। 1970 से लेकर 1980 के दरमियान के जो 10 साल थे इसे अशरा कहते हैं। इसका आगाज़ 1970 के अशरा के वस्त कहते हैं दरमियान को, यानी तकरीबन 1970 से 1980 के दरमियान जो 10 साल है, इसका जो वस्त है यानी तकरीबन 1975 तक। तो इसका आगाज़ 1970 के अशरा के वस्त में हुआ, जब साइंसदान डीएनए को काटने और डीएनए के टुकड़ों को एक एक किस्म के जानदार से एक किस्म के जानदार से दूसरी किस्म के जानदार में मुंतकिल करने के काबिल हो गए, तब जेनेटिक इंजीनियरिंग का
आगाज हुआ 1970 के अशरा के वस्त में। अब जब डीएनए के टुकड़े, किसी एक जानदार के डीएनए के टुकड़े उसके डीएनए से अलहदा करके किसी दूसरी किस्म के जानदार में डाले गए, इससे हुआ क्या? वो जो दूसरी किस्म का जानदार जिसमें किसी एक किस्म के जानदार के डीएनए के टुकड़े जिस दूसरी किस्म के जानदार में डाले गए, उस जानदार की खसूसियात तब्दील हो गई। पहले से उस जानदार की खसूसियात तब्दील हो गई क्योंकि उसमें दूसरी किस्म के जानदार के डीएनए के टुकड़े आए हैं। तो उस जानदार में, मेज़बान जानदार में, जिसने किसी दूसरी किस्म के जानदार के टुकड़े अपने अंदर वसूल किए हैं, इसमें वो वाला जानदार जिससे टुकड़े आए थे, उस जानदार की कुछ खसूसियात पैदा हो गई। ये हुआ क्या, ये मैं आपको ज़रा डायग्राम से समझा दूँ। ये एक जानदार का डीएनए है। ये किसी एक जानदार का डीएनए है। ये एक टुकड़ा यहाँ से काटा, ये डीएनए का एक टुकड़ा यहाँ से काटा और इसको किसी दूसरी किस्म के जानदार में दाखिल कर दिया। ये जो डीएनए था ये किसी और किस्म के जानदार का था। इस डीएनए का, जो किसी और किस्म के जानदार का डीएनए है, इस डीएनए के टुकड़े को काट कर हमने एक और अलग किस्म के जानदार के जिस्म के अंदर डाल दिया। अब ये जो किसी जानदार का डीएनए का टुकड़ा किसी दूसरी किस्म के जानदार के अंदर डाला, तो ये जो डीएनए का टुकड़ा हमने इस जानदार में डाला है, जिस जानदार ने किसी दूसरी किस्म के जानदार के डीएनए को वसूल किया है या डीएनए के टुकड़े को वसूल किया है, इसे मेज़बान जानदार कहते हैं। मेज़बान जानदार वो वाला जानदार होता है जो दूसरी किस्म के जानदार के डीएनए के टुकड़े को अपने जिस्म में हासिल करता है। तो ये जो मेज़बान जानदार है जिसने किसी दूसरी किस्म के जानदार के डीएनए का टुकड़ा हासिल किया है, इसमें मेज़बान जानदार की खसूसियात इस डीएनए के टुकड़े को हासिल करने की वजह से तब्दील हो जाएंगी। और अगर ये मेज़बान जानदार बैक्टीरिया हुआ, जो कि हमने यहाँ समझाते हुए बैक्टीरिया ही यूनिसेलुलर बनाया है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, अगर मेज़बान जानदार जिसमें हमने डीएनए का टुकड़ा, किसी जानदार के डीएनए का टुकड़ा डाला है, अगर मेज़बान जानदार बैक्टीरिया हुआ, तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी तादाद को ज़्यादा करते जाते हैं। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह बैक्टीरिया की तादाद कुछ घंटों के अंदर लाखों तक पहुंच जाती है। एक बैक्टीरिया से लाखों बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं कुछ घंटों के अंदर। तो ये बैक्टीरिया जिसमें हमने एक जानदार के डीएनए का टुकड़ा डाला था, छोटा सा टुकड़ा डाला था, जब इस एक बैक्टीरिया से कुछ घंटों के अंदर लाखों बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो उन लाखों बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए का ये छोटा सा टुकड़ा मौजूद होगा। तो इस तरह से इस एक डीएनए के छोटे से टुकड़े से इसकी लाखों नकूल थोड़े से वक्त में बन जाती है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का अमल है, इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। इसकी मज़ीद तफसील हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जान लीजिएगा कि अगर जिस जानदार में हम डीएनए का छोटा सा टुकड़ा डाल रहे हैं, अगर वो जानदार बैक्टीरिया हुआ, तो बैक्टीरिया तो अपनी तादाद को वक्त के साथ साथ बढ़ाता रहता है। तो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने के साथ साथ वो जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला था, उसकी तादाद भी बढ़ेगी। इस एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे, उन 2 बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए का टुकड़ा मौजूद होगा, दोनों के अंदर होगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया अपनी औलाद पैदा करेगा, वो औलाद बिल्कुल इस बैक्टीरिया जैसी होगी। अगर इस बैक्टीरिया में ये जो डीएनए का टुकड़ा मौजूद है किसी और जानदार का, उन 2 बैक्टीरिया में भी ये वाला टुकड़ा मौजूद होगा, दोनों में। उन 2 से 4, 4 से 8, तो 16, 32, इस तरह लाखों नए बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। उन लाखों नए बैक्टीरिया में ये वाला डीएनए का
जो टुकड़ा है लाखों में मौजूद होगा और इस तरह इस डीएनए के टुकड़े की लाखों नकूल बन जाएंगी। तो ये तमाम अमल जेनेटिक इंजीनियरिंग का अमल है। अब हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद क्या है, आखिर क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे मकासद हैं, जिनमें से कुछ को हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मकसद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का है वो है जीन थेरापी। जीन थेरापी ये बीमारी के इलाज का एक तरीका है जिसके ज़रिए जीन के ज़रिए बीमारी का इलाज किया जाता है। ख़राब जीन जिनकी वजह से बीमारी हुई होती है इंसान को, उसके ख़राब जीन उससे निकाल कर उसकी जगह नए जीन लगा दिए जाते हैं, उसके जिस्म में डाल दिए जाते हैं, तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है जो कि ख़राब जीन्स की वजह से थी। इस तरीके को जीन थेरापी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मकसद ये जीन थेरापी है, यानी ये इलाज है जो कि जीन्स के ज़रिए किया जाता है। और इस इलाज के लिए जीन को या जीन के टुकड़े को डीएनए से अलहदा करना पड़ता है। जो सही टुकड़ा है उसको भी और जो खराब जीन है उसको भी। खराब जीन को डीएनए से अलहदा करके उसकी जगह उसी जगह पर जहाँ से हमने खराब जीन निकाला है वहाँ पर नया जीन लगा देना। तो जीन थेरापी के दौरान हम क्या करते हैं, मखसूस जीन या जीन के किसी टुकड़े को जीन के किसी टुकड़े को डीएनए से जुदा करते हैं जीन थेरापी के दौरान। दूसरा मकसद जीन थेरापी का वो क्या है। पहला मकसद मैंने आपको बताया जीन थेरापी, जिसमें हम डीएनए से जो खराब जीन होता है वो डीएनए से अलहदा कर लेते हैं या उसका टुकड़ा अलहदा कर लेते हैं जीन का, और उसकी जगह नया जीन या जीन का नया टुकड़ा लगा देते हैं ताकि बीमारी का इलाज हो जाए। इसे जीन थेरापी कहते हैं। दूसरा मकसद है वो है मखसूस आरएनए और प्रोटीन्स की तैयारी। मखसूस किस्म के जो आरएनए और प्रोटीन्स बनाने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। तीसरा मकसद जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो क्या है, एंजाइम, अद्वियात और तजारती अहमियत वाले केमिकल्स की पैदावार में बेहतरी। जो तजारती अहमियत के हामिल केमिकल्स हैं उनकी पैदावार को पहले से बेहतर बनाना, एंजाइम्स और अद्वियात की पैदावार को भी पहले से बेहतर बनाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मकसद है। एक और मकसद जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है वो है पौधों की पसंदीदा
खसूसियात वाली इकसाम बनाना। पौधों की वो वाली इकसाम पैदा करना, तैयार करना जो हमारी पसंदीदा खसूसियात रखते हों, जिनमें हमारी पसंद की खसूसियात हो। मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा फल देते हों, उनके जो फूल हो वो ज़्यादा खुशबूदार हों, वो ज़्यादा सब्जियां देते हों, उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी ना होती हो। ये पौधों की पसंदीदा खसूसियात हैं। तो पौधों की पसंदीदा खसूसियात वाली इकसाम बनाना, ऐसी किस्म के पौधे बनाना जिनमें पसंदीदा खसूसियात हो, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मकसद है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और मकसद ये है कि जो आला दर्जे के जानदार हैं उनके वरासती नकाइस का इलाज करना। आला दर्जे के जानदारों का वरासती नकाइस का इलाज। जो आला दर्जे के जानदार हैं उन्हें बेशुमार किस्म के वरासती नकाइस होते हैं। वरासती नकाइस यानी वरासती बीमारियां जो वालदैन से बच्चों को मिलती हैं। ऐसी नकाइस या ऐसी बीमारियों को विरासती बीमारियां कहते हैं। इनका इलाज करना भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मकसद है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, इसका आगाज़ कैसे हुआ, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अमल को मुख्तसरन बयान भी किया, और हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद भी पढ़े जिसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अमल को इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल के बारे में तफसील से जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।